नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। प्रदेश के सभी मुस्लिम भाई बहनों को दी मुबारकबाद। घर पर रहकर इबादत करने की अपील। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक में अधिकारी और कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। उत्तराखंड के सभी 13 जिले हुए ऑरेंज जोन में। कोरोना को रोकथाम के लिए शासन ने लिया निर्णय। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने जारी किया आदेश। कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम गेट पर किया धरना। मुख्य नगर आयुक्त को हटाने की मांग। कांग्रेसी जिला महासचिव सुशील गाबा ने दिया समर्थन। कोरोना वायरस के सम्मान पर हर वर्ग आगे आ रहा है। समाजसेवियों ने सफाई कर्मचारियों को कार्ड देकर सम्मानित किया। रेलों का संचालन से राजकीय प्रशासन की बड़ी टेंशन। हाथियों की सुरक्षा को बना रहे प्लान। लॉकडाउन में हाथी करते रहे थे रेलवे ट्रैक पर स्वतंत्र विचरण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 पर काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करी और जिला प्रशासन की कार्यों की समीक्षा करी। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल सांसद अजय भट्ट समेत जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना काल में हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करे। उन्होंने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की सराहना भी करी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से प्रवासी लोग उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, उसी से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसकी सरकार को उम्मीद थी, लेकिन रहकर उम्मीदों के अनुरूप सभी पॉजिटिव मरीजों के इलाज और बाकी आने वाले अन्य लोगों के लिए क्वारंटाइन की उचित व्यवस्था रखी गई है। जहां सरकारी तंत्र इसमें लगा है, वहीं हमारे जो गांव के प्रधान लोग, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और जिस भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। ग्राम प्रधानों ने जिस जिम्मेदारी के साथ अपना दायित्व निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। अपवाद कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 90% से अधिक लोग आज अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं और उस जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक ली और उत्तराखंड में विभिन्न प्रांतों से आ रहे प्रवासियों के आने से कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, ऐसे ही सभी लोगों की एहतियात बरतने की जरूरत है। विभिन्न प्रांतों से उत्तराखंड के लोगों को लाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। सरकार को पहले से ही अनुमान था कि बाहर से लोगों को लाने पर कोरोना बढ़ सकेगा, इसलिए सरकार पहले से ही तैयारियों में जुटी थी। सरकार हर परिस्थिति से लड़ने व निपटने के लिए तैयार है और सक्षम है। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और वित्त एवं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी भी मौजूद रहे। बागेश्वर में कोरोना वायरस संक्रमण के बाहरी राज्यों से अपने जनपद में लौट रहे प्रवासियों को जिला प्रशासन द्वारा फैसिलिटी और संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन हेतु भेजे जा रहा है। विगत दिनों महाराष्ट्र से आए प्रवासियों को कपकोट क्षेत्र अंतर्गत बनाए गए हैं संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में भेजे गए, जिसमें क्वारंटाइन किए गए प्रवासियों द्वारा शिकायत की गई। उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने और रहने की उचित व्यवस्था नहीं दिखी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल को स्थलीय निरीक्षण और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी निर्देश के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल ने कपकोट में बनाए गए संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर, डिग्री कॉलेज कपकोट, क्वारंटाइन पब्लिक स्कूल और विवेकानंद विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। वहां क्वारंटाइन किए गए प्रवासियों से मुलाकात करी और उनकी समस्याओं को भी सुना। रुद्रप्रयाग जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी वंदना चौहान ने स्टेंजिंग एरिया
गुलाबराय स्थागत क्वारंटाइन सेंटर, सम्राट होटल, सिरोबागढ़, साथ ही आइसोलेशन वार्ड कोटेश्वर और गढ़वाल मंडल विकास निगम तिलवाड़ा निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देशित किया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे ड्यूटी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही 55 वर्ष से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को ड्यूटी में न लगाया जाए। जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी टीम कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से अभी तक पूरी गंभीरता से काम करती आ रही है, अब उससे भी दुगनी ऊर्जा से काम करेगी। बता दें कि डीएम वंदना चौहान ने कल ही रुद्रप्रयाग जिले की कमान संभाली है और आज तेजी से जिम्मेदारियों में जुट गई हैं। जनपद चमोली से 172 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 15 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 102 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, जबकि 55 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए सभी संदिग्ध लोगों के सैंपल लगातार जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत बाहरी प्रदेश से आए 188 प्रवासी फैसिलिटी क्वारंटाइन में चल रहे हैं। जिला प्रशासन ने इन प्रवासियों को गौचर, कर्णप्रयाग मंडल, गैरसैंण, ग्वालधाम, जोशीमठ, भराड़ीसैंण, पीपलकोट इत्यादि स्थानों पर फैसिलिटी क्वारंटाइन किया है। मेडिकल टीम फैसिलिटी क्वारंटाइन में ठहराए गए लोगों को रेगुलर जांच की जा रही है, जबकि 11,514 प्रवासियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। होम क्वारंटाइन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने 51 गांवों में घर घर जाकर 420 क्वारंटाइन व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जांच करी है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की जानकारी जुटाने के लिए 8 ब्लॉक एवं सिटी रिस्पांस टीम का नियंत्रण किया गया है। रुद्रपुर नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष मोनू निषाद के नेतृत्व में नगर निगम गेट पर धरना देकर मुख्य नगर आयुक्त को हटाने की मांग करी है। नेता प्रतिपक्ष मोनू निषाद और कांग्रेसी पार्षदों को समर्थन देने के लिए कांग्रेसी जिला महासचिव सुशील गाबा भी नगर निगम पहुंच गए और उन्होंने पार्षदों के उत्पीड़न, रुके हुए विकास कार्य और मुख्य नगर आयुक्त द्वारा पार्षदों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही साथ पार्षदों का समर्थन दिया। कांग्रेस पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष मोनू निषाद ने कहा कि समस्त पार्षद मुख्य नगर आयुक्त की तानाशाही से त्रस्त है। पूरे नगर निगम क्षेत्र की जनता रुके हुए विकास कार्यों के कारण बहुत कष्ट झेल रही है। सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इस कारण मुख्य नगर आयुक्त को हटाना बहुत जरूरी है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हर वर्ग आगे आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा समाज सेवी अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता हाजी गुलफाम अहमद की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय से जुड़े अन्य समाज सेवियों ने विकासनगर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सफाई कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया। समाज सेवी हाजी गुलफाम अहमद का कहना है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में अग्रिम पंक्ति में डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस और पत्रकार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिनका हौसला अफजाई के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पूर्व ये लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य सेवा दे रहे चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को भी उपहार देकर सम्मानित कर चुके हैं। कहेंगे कि भाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सबका मुल्क है, सब एक हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के रहना चाहिए। और ईद का त्यौहार सबके लिए दुआओं का त्यौहार, अमन का त्यौहार और पुरसुकून त्यौहार होता है। कोरोना की इस लड़ाई में मुस्लिम समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? मुस्लिम समाज को ये कहना चाहेंगे जो सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन किया जाए, उन पे अमल किया जाए। ऊधम सिंह नगर के किच्चा स्थित सूरजमल कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर में महिला से सिपाही द्वारा किए गए अभद्रता और मारपीट के मामले में एसएससी बरिंदरजीत सिंह ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने आरोपी सिपाही के खिलाफ पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए सिपाही को बर्खास्त कर दिया है।
एएसपी देवेंद्र पीजा का कहना है कि आम लोगों के साथ किसी भी तरीके की अभद्रता बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। उन्होंने आम लोगों से भी कानून के हिसाब से कार्य करने की बात कही है। एएसपी ने कहा है कि पुलिसकर्मियों के साथ साथ आम लोगों को भी संयम बरतने की आवश्यकता है। देखिए, ये फुलभट्टा थाना क्षेत्र का मामला था जिसमें क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी रत एक कर्मचारी द्वारा किसी महिला के साथ बदतमीजी की शिकायत मिली थी, जिसपे वो महिला की तहरीर के आधार पर उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसके बाद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी गई है। सिपाही के खिलाफ सिपाही को अरेस्ट करके उसको आज कोर्ट में पेश किया। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में ईद का त्यौहार सादगी से मनाया गया, जिसकी एक झलक नैनीताल में देखने को मिली है। जामा मस्जिद नैनीताल में 4 लोगों ने सामाजिक दूरी के साथ नमाज पढ़कर देश और दुनिया में अमन सुकून की दुआएं मांगी और वहीं खासकर कोरोना वायरस से निजात की भी दुआ मांगी है। बता दें कि ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जिसमें लोग शिकवे गिले मिटाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाकर मीठे पकवानों का मजा लेते हैं। लेकिन इस बार सामाजिक दूरी के साथ ईद की बधाई देते नजर आए। बिना किसी के घर गए फोन और वीडियो कॉल करके बधाई दी गई। वहीं जामा मस्जिद के नायाब इमाम मोहम्मद अखलाक ने बताया कि इस वर्ष सादगी के साथ ईद मनाई गई है। हमने पूरे रमज़ान ये बाबरकत महीनों को अपने घरों के अंदर ही नमाज पढ़कर अदा किया और इबादतें की, तो हम ये चाहते हैं कि अभी अपने घरों के अंदर ही रहें, बाहर बहुत कम निकलें, क्योंकि ये बीमारी जो है पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। तो ये और लॉकडाउन का पालन हमें करना है। कोरोना आपदा के कारण उत्तराखंड सहित देश में हवाई सेवा भी प्रतिबंधित कर दी गई थी, लेकिन 2 महीने के इंतजार के बाद घरेलू उड़ान को स्वीकृति भारत सरकार ने उद्यान मंत्रालय को दी है। तो उत्तराखंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट देहरादून हवाई अड्डे पर विमान सेवा शुरू होने से यात्रियों के साथ एयरपोर्ट से जुड़े सभी लोगों ने सरकार का आभार जताया है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आने वाले सभी एयर यात्रियों को प्रशासन 7 दिनों के लिए होटल में क्वारंटाइन किया जाएगा। देहरादून हवाई अड्डे पर 3 विमान कंपनियों के विमानों ने उड़ान भरी। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने बताया कि 2 माह बाद एयरपोर्ट की गतिविधियां संचालित होने से हर कोई उत्साहित है और कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सघन जांच के साथ सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जाएगा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, आज से फ्लाइट शुरू हो गई है। इसमें जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो भी पैसेंजर यहाँ पे जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग के पश्चात अपने गंतव्य स्थल को और आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के बाद जा पाएंगे। इसके अलावा जो आने वाले पैसेंजर हैं हमारे, वो आने के बाद यहाँ पे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पे उनको एक फैसिलिटी क्वारंटीन की सुविधा दी गई है कि वो जिस भी होटल को चाहें उसको चूज़ करें, वहाँ पे उनको एटलीस्ट 7 डेज पे क्वारंटीन में रहना हो। ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो भी स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, जो भी हमें नियम कानून बताए गए हैं, उसका सबका हम पूरा पालन कर रहे हैं। बैगेज डिसइंफेक्शन से लेकर के थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग, जहाँ पे उनका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो ऐप जो भारत सरकार ने जारी किया है, सभी पैसेंजर्स को हम सलाह दे रहे हैं, बल्कि ये हम बता रहे हैं कि आप इसको आवश्यक मानें। बेरीनाग क्षेत्र के एक गांव में एक युवक में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर प्रशासन ने युवक के संपर्क में आए 28 लोगों को चौकोड़ी में स्थानगत क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया है। मामले को लेकर एसडीएम बीएस पूनिया ने बताया कि युवक घर आने के दौरान कितने लोगों से मिला और वहां लोग कितने लोगों से संपर्क में आया है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अगर किसी ने इसकी जानकारी छुपाई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम बीएस पूनिया ने सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करने और बाहर से आ रहे प्रवासियों से गांव लौटने पर सूचना ग्राम प्रधान और स्थानीय प्रशासन को देने की अपील करी है। एसडीएम ने सभी संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण भी किया। मैं चार्ज लिया है, तो मैं देखते हुए आ रहा हूँ थल में और क्या चौकोड़ी है। कल एक पॉजिटिव केस हमें मिला इस तहसील में और उसके संपर्क में आए हुए और उसके परिवार के लोग लगभग 28 लोग हैं जो उनके संपर्क में आए हैं। उनको हमने इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करा दिया है टीआरच में। आगे इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया कि सख्ती से इसका पालन किया जाए, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का और अन्य चीजों का।
कोरोना महामारी का पूरा असर इस बार ईद उल फितर के मौके पर देखने को मिला। महामारी भरे ही माहौल में मुस्लिम लोगों ने ईद तो मनाई, पर किसी भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के चेहरे पर रौनक देखने को न मिली, जो हर साल देखने को मिलती है। पहले 30 रोजे रखने के बाद इस दिन लोगों में भारी उत्साह देखने को मिलता था, लेकिन इस साल सभी युवाओं में मायूसी दिखाई दी। अधिकतर लोगों ने नए कपड़े नहीं बनवाए। लोगों का कहना है कि कोरोना खत्म होगा तो उसी दिन उनकी ईद होगी। तो वहीं ईद के त्यौहार के मद्देनजर मंगलौर से के न्यूज संवाददाता अकील अहमद ने लोगों की राय जानी। ईद मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से ईद की रौनक दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त हम मुस्लिम भाई लोग क्षेत्र में खड़े हैं, कुछ युवक हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस प्रकार उन्होंने ईद किस प्रकार मनाई। ईद का त्यौहार माना जाता है, किस प्रकार ईद का त्यौहार मना रहे हैं? देखो जी, ईद तो ईद ही है, लेकिन इस बार ईद पर हमें बड़ा दुख है, क्योंकि हमने जो है ईद जो है सभी के लिए होती है, हिंदू मुसलमान सब भाइयों के लिए होती है। लेकिन इस बार जैसे हमारे देश में और पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस एक जहर फैला हुआ है, उसके कारण चलते हुए हमने खुशी ना बना करके एक दुख बांटा है। आपस में एक दूसरे से हमने जो है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं तो हमने दी है ईद की, लेकिन इसका हमें बड़ा दुख है जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो इस प्रकार हम जो है गम की ईद बना रहे हैं। बाकी ये ईद तो ईद आती है हर रमज़ान बाद, लेकिन इस बार जो खुशी होती है वो खुशी हमारे नज़र नहीं आ रही। लेकिन हमने जो ईद की नमाज है अपने घर पे 4 आदमी 3 आदमी ने अदा की है, जो एक फ़र्ज़ था हमारे पर वाजिब था, वो हमने अदा किया। बाकी आप सब देख ही रहे हैं हमारे यहाँ पे क्या माहौल है, किस तरीके से हमारी ईद बनाई जा रही है। एक और युवक हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि ईद किस प्रकार मना रहे हैं। ईद का नाम सुनते ही मतलब शॉपिंग भी करते हैं, तो इस बार क्या आप शॉपिंग वगैरह किया आपने कुछ? हमने इस बार कोई शॉपिंग नहीं की, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे देश में भी ये कोरोना फैला हुआ है, इस वजह से। और कुछ थोड़ी सी आदमी किसी के पास पैसा है, किसी के नहीं है, और हम ही अगर नए कपड़े बना लेंगे तो किसी गरीब का बच्चा हमारी तरफ को देख के कहेगा, इसने कहा ये तो, फिर इस चीज़ का हमें बहुत अफसोस है। हमारी ईद नहीं बन पाई, जो हमें मज़ा था पहले वो नहीं आया, क्योंकि बीमारी। हमने दुआ की है नमाज अपने घर पर अदा करके पुराने कपड़ों में, कि जब हमारे देश में पूरी दुनिया में चैन सुकून अमन फैल जाएगा, हम तब इंशाअल्लाह ईद मनाएंगे। और अभी लॉकडाउन का हम पालन पूरी अच्छी तरह कर रहे हैं। तो इनका यही कहना था कि ईद जब हमारे देश से पूरी दुनिया से कोरोना वायरस पूरी तरह दूर हो जाएगा, तब बड़ी धूमधाम से ये ईद मनाएंगे। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मई माह बीतने को है, लेकिन हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में अभी भी 20 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा पवित्र सरोवर और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर कहीं नजर ही नहीं आ रहे, जबकि हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर कई जगह 40 से 50 फीट ऊंची हिमखंड खड़े हैं। इस बीच गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की मनमोहक तस्वीरें सामने आई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब बर्फ से ढका। हेमकुंड साहिब में जमे 20 फीट तक ऊंचे हेमखंड। कोरोना काल के बीच आई गुरुद्वारे की तस्वीरें। बर्फ से ढके हेमकुंड का नजारा मनमोहक। मई महीना बीतने को है, लेकिन हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में अभी 20 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा पवित्र सरोवर और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर कहीं नजर नहीं आ रहे, जबकि हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर कई जगह 40 से 50 फीट ऊंचे हेमखंड खड़े हैं। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब मई के महीने में भी अभी तक बर्फ से ढका हुआ है। इस साल की पहली और बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बर्फ से ढके हेमकुंड का नजारा मनमोहक है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट की तिथि पर अभी संशय की स्थिति है। पहले कपाट खोलने की तिथि 1 जून घोषित की गई थी, बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। चमोली जिले के समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में बीते शीतकाल भारी बर्फबारी हुई, जिससे अभी भी दूर दूर तक बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग भी अटलाकोटी से ऊपर 10 फीट बर्फ के आगोश में है। कोरोना महामारी के मद्देनजर हेमकुंड साहिब की कपाट खोलने पर कोई निर्णय न होने के कारण अभी तक पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है। बता दें कि हमेशा हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते थे। यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन कई बार अधिक बर्फबारी के कारण परेशानी उठानी पड़ती। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। कोटद्वार में पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत जब गुरुराम राय पब्लिक स्कूल सेंटर में राहत सामग्री बांटने आए, जिसकी सूचना पर मीडिया भी वहां पहुंच गई। जब मीडिया द्वारा वहां का जायजा लिया गया तो कुछ प्रवासियों द्वारा मीडिया को बताया गया है कि कोटद्वार के गुरुराम राय पब्लिक स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में 108 प्रवासी रखे गए हैं। यहाँ सेंटर में सुविधाओं का अभाव है, शौचालय की कमी है, सफाई व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है, भोजन भी देर से मिलता है और मच्छर भी ज्यादा है। डॉक्टर चेकअप करने के लिए नहीं आते हैं। वहीं इस मामले पर राजनेताओं के बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कोटद्वार के पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता शैलेंद्र रावत क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने आए थे और वहां उन्होंने कुछ राहत सामग्री बांटी। साथ ही राजनीति न करने के बहाने से प्रशासन और सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए। ऐसी चीज़ है कि जिसको खा के आदमी ऑलरेडी बीमार हो जाएगा। तो बात सोशल डिस्टेंसिंग रूम पे तो बराबर है, लेकिन बाथरूम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बाथरूम गंदे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी हमारा ब्लड सैंपल भी नहीं गया, उसके लिए प्रॉब्लम है। ये है, लेकिन किसी पे आरोप और प्रत्यारोप क्रिया और प्रतिक्रिया देने की ये उचित समय नहीं है। परेशानियाँ हैं, कुछ पानी की परेशानियाँ हैं, उनको भोजन समय पर नहीं मिल रहा है। कुछ मच्छर खा रहे थे तो वो सामान में लाया, फल फ्रूट उनको दिए, उनको कहा कि हमारा नंबर रखें, कोई भी परेशानी होगी। ये मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा सबसे बड़ी सेवा है। कोरोना महामारी के मद्देनजर 2 महीने से चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऑटो रिक्शा चालक भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि उनके घरों में राशन पानी तक नहीं है। ऑटो यूनियन के मुताबिक देहरादून में 2392 ऑटो रिक्शा हैं। लॉकडाउन की वजह से हर रोज 11 से 12 रुपए तक का नुकसान ऑटो चालकों को हो रहा है, क्योंकि हर एक चालक 500 से 6 रुपए रोजाना कमा लेता था। यूनियन ने उत्तराखंड सरकार यहाँ भी दिल्ली की तरह हर ऑटो वाले को 5,000 रुपये महीना देने की डिमांड की है। इनका कहना है कि 1,000 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। उधर एसपी ट्रैफिक का कहना है कि सरकार ने जो SOP जारी की है इसको इम्प्लीमेंट करवाना हमारा काम है। ऑटो वालों की इस तरीके की कोई समस्या है जिसके जिम्मेदार अफसरों को अवगत करवाया जा सकता है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से ऑटो का काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। 2-3 दिन से बोनी भी नहीं हुई है बिल्कुल भी। बहुत बुरा हाल है ऑटो वालों का।
और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी कोई काम नहीं है। देहरादून में 2392 ऑटो है, जिससे पर डे ऑटो वालों का 500 से लेके 600 रुपये का रोज़ नुकसान हो रहा है, क्योंकि काम कर रहे थे। इस हिसाब से 11.5 पौने 12 लाख रुपए पर डे का ऑटो वालों को नुकसान हो रहा था। वजह क्या है? वजह लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की महामारी की वजह से। लेकिन ठीक है, वो भी हमने सबने झेला है। लेकिन अब ये कहते हैं जब खुला है तो ऑटो वालों को कम से कम 2 सवारी तो दें, क्योंकि जितने भी अगर कस्टमर आ रहे हैं ज़्यादातर ऑटो वालों को मना करना पड़ रहा है। सर सिंगल सवारी अलाउड है, ठीक है, बस सवारी तो काम तो एक पैसे का नहीं है। तो अब दूसरा दिन है, आज दूसरे 2 दिन हो गए बोनी नहीं करी है घर के अंदर, ना बोनी ना बट्टा, कुछ भी नहीं करा है। कल परसों भी खाली गया, कल भी और आज भी। अब लोग कह रहे हैं पुलिस प्रशासन बोले सिंगल सवारी लेके जाएंगे, सवारी है ही नहीं, बिल्कुल काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और पुलिस प्रशासन कोई भी सरकार बोल रही है कि ऑटो सुविधा दी जा रही है, हमें तो अब तक कोई नजर नहीं आया सर। अब दिक्कत क्या, पहले तो लॉकडाउन से पहले चल ही नहीं रहा था, गलियों में चल रहे थे। अब चल भी रहा तो सवारी नहीं है, काम नहीं है। सवारी की वजह क्या, मिल नहीं रही सवारी, तो क्या कर सकते हो। 4 बजे तक है, 4 बजे। इसमें तो 2 है, 2 सवारी है और एक ड्राइवर लेके 3, मतलब 3 सवारी का, ड्राइवर लेके 3 है, सवारी 2 है। अब आने में डर क्या, जब आए नहीं रहे तो क्या पूछा जाए, सवारी बैठेगी तभी तो पता चलेगा कि क्यों डर रहे, क्या है। देखिए, ई रिक्शा में 1 चालक सहित 2 सवारी, ऑटो में चालक सहित 1, मतलब 1+1 2, और विक्रम में 1+3 चालक सहित 4। अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया। अभी इनकी फ्रीक्वेंसी है भी बहुत कम चल रहे हैं, और अगर कोई ऐसा प्रकाश में आता है तो निस्संदेह कार्रवाई की जाएगी उसे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।